इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 3, जिसमें हम 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह 19वीं सदी के बाद के आखिरी में उपनिवेशवाद किस तरह आगे तेजी में फैला। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रकार की स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि निकटता से अर्थव्यवस्था को देखें तो परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। हर किसी से स्वतंत्रता छीन ली गई, आजादी छीन ली गई और उसके आजीविका के साधन भी उससे छीन लिया गया। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से उनकी जीत दूसरे देशों पर बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक और सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन लाए। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और पारिस्थितिक तौर पर भी बहुत परिवर्तन लाए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व आर्थिक व्यवस्था के समाहित कर दिया और आर्थिक स्थिति को विश्व के स्तर पर एक समान कर दिया। यही है जो विश्व को एक समान लाने के लिए काम कर दिए, जिसके वजह से आज विश्व एक समान दर्जे पर चल रहा है। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, ठीक है, देख लो भाई, अफ्रीका के मानचित्र को देख लो, यही अफ्रीका है, ठीक है, देख लिए, मिल रही आत्मा की शांति। आप पूछेंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी खींची हुई है, मानो इन्हें फुट रख कर खींचा गया, मतलब स्केल रख के खींचा गया है। कहाँ इधर को देखो, इधर को देखो, ये देख लो, ये देख लो, इधर को देख लो, स्केल जैसा लग रहा है ना, स्केल से खींचा हुआ है, दिखा। और इसका देख लो, ये पूरा स्केल से खींचा हुआ लग रहा है ना। ऐसे ही पहले लगता था कि स्केल से खींच कर ये लोग बना दिए हैं, वही इनका देश हो गया है। ऐसा नहीं था, ये लोग अपने से बना लिए थे। दुर्भाग्यवश यही हुआ था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकत को अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीर खींचकर उसको आपस में बांट दिया गया था और बांट लिया गया था सारे जगहों को आपस में। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी, ठीक है, भारी वृद्धि कर ली थी, उसमें वृद्धि कर नहीं, भारी वृद्धि कर ली थी, मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था क्षेत्र में। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे। कौन? बेल्जियम और जर्मनी। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। कब? 1890 के करीब में। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधन पर क्या असर पड़ा था। देखते हैं कि औपनिवेश और उपनिवेशवाद से क्या असर पड़ा था रोजी रोटी पे। ये देख लो, 19वीं सदी के आखिरी में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र, ये पूरा अफ्रीका का मानचित्र है, सब स्केल से बैठ कर खींचा लगता है। देखो यहाँ पर भी वही हाल है, देख रहा है ना, सामने सामने, या सबको दिखता होगा। ये जगह देखो, लाल कलर का है बेल्जियम, पीला कलर का है ब्रिटिश, थोड़ा सा बैगनी कलर का फ्रेंच, थोड़ा सा पिंक कलर का है हल्का फ्रेंच जर्मनी, और हल्का ग्रीन, हल्का हरा इतावली, थोड़ा सा मतलब नीला कलर का है, बैंगनी नीला मिलाकर पुर्तगालिन,
स्पेनिश और ब्रिटिश डोमिनियन पूरा हड़ा और स्वतंत्र राज्य, मतलब उतना भी फीका नहीं है, थोड़ा फीका है। इधर को देख लो, इथियोपिया जैसे देश। अब बॉक्स 2 देख लेते हैं। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली के बारे में। ठीक है, स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। यूनियाके हैरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए बिलिंगस्टन नामक मशीनरी की खोज करने के लिए भेजा गया था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी उपनिवेशों की भांति स्टालिन भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जमकर स्थानीय शिकारियों और योद्धाओं वहां के और मजदूरों को इकट्ठा किया। स्थानीय कबीले के साथ लड़ाइयां लड़ी, अफ्रीका भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषण से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठा करने के सामान्य इच्छा के प्रति नहीं थे। इसका साम्राज्यवाद योजनाओं से सीधा लंबा होता था, सीधा लंबा। इसके बाद लगता था कि हाँ भैया साम्राज्य हमारा इतना है। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली, इसका नाम था इलस्टेड लंदन, और ये तो लंदन के थे ना, ये न्यूज में छपा था 1871 में। ये देखो, ये आपके 2 दोस्त हो सकते हैं, मिला लेना जरूर, नहीं तो हमारे दोस्त के जैसे तो लग रहे हैं। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं भाग में नहीं, आगे ही पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। क्या नाम है? रिंडरपेस्ट और मवेशी प्लेग। ये बीमारी है, ये बीमारी था। देखते हैं बीमारी क्या था। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में फ्लैग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। जानवर मरने लगे, जिसके वजह से वहां के औपनिवेशिकों को बहुत दिक्कत होने लगा था। ठीक है, क्यों दिक्कत होने लगा? काम तो इसी से करवाते थे ना, अब नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा? खुद। यह इस बात तक अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाज पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। मतलब उदाहरण के तौर पर औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय राष्ट्रवादियों ताकत जो थी, यूरोपीय राष्ट्रवादी ताकत, उनके बड़े पैमाने पर उनका प्रभाव हुआ था, बड़े पैमाने पर। तो उसका क्या असर पड़ा? इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों, हमला करना और जीत लेना, इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारियों ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया। लड़ाई होती थी तो बीमारी भी फैलता था, जिसके वजह से मवेशी बीमार पड़ने लगे, मर गए, जिसके वजह से लोगों का भाग्य भी बदल गया और दुनिया के साथ उनके संबंध को नई शक्ल में ढाल दिया। दुनिया के साथ जानवर मर गए तो लोग नए शक्ल में ढल गए, जिसके वजह से खेत जोतने का काम खत्म, कौन जोतेगा? घोड़ा खत्म तो टमटम कौन खींचेगा? ऐसे ही कुछ कुछ नए नए जरूरत थी। बैल नहीं होते, गाय नहीं होती, बकरियां नहीं होते, मुर्गे नहीं होते, भालू नहीं होते, तो इंसानों का क्या होता? इंसान खत्म हो जाते हैं, महासर्वनाश। यही रामायण में गाना है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वैसा ही हालत हो जाएगा। यही जिंदगी अंतिम, यही जिंदगी भारी, उसके बाद से जिंदगी तो खत्म हो जाएगी ना बाबा। फिर हम लोग चिड़ियाघर में ही जाकर देख पाएंगे, ओ ये चिड़िया है, ये तो हम जन्म में देखा करते थे, बचपन में देखा करते थे। तो यही हालात हो जाएगी अगर अभी हम लोग नहीं सुधरे तो। ये देखो चित्र 12, ट्रांस वाला, मतलब टमटम वाला स्वर्ण खानों तक आवागमन द ग्राफिक्स। ये स्वर्ण खदान तक जा रहा है टमटम से, इसमें उसके सेठ लोग बैठे हैं
मालिक लोग टमटम पानी के रास्ते से खींच के ले जा रहा है और ये लोग गधे के जैसे बैठे हुए हैं ऊपर। क्या करोगे भैया, कलयुग था, कलयुग में कुछ भी चलता है। और ये विल्ज नदी को पार कर रहे हैं 1890 में, और विल्ज नदी पार करके ये जा रहे हैं कहाँ पे, जहां पर सोना का खदान है। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी, इसलिए वहां पर जमीन का कभी भी कमी नहीं रहा। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी और कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे चलता रहा था। जमीन और पालतू पशुओं की वजह से इनकी जिंदगी चलती थी। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोग सामान्य बहुत कम थे जिन्हें वेतन से या पैसे से खरीदा जा सकता था। बहुत कम सामान थे। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, वहां पर बहुत ज्यादा थे। अफ्रीका में आज भी, पहले भी पालतू पशु बहुत ज्यादा थे, आज भी हैं, लेकिन अंग्रेजों की वजह से बहुत कम हो गए थे और बड़ा बड़ा सींग होता है उन लोगों का। तो शायद आपको यह भी बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत पड़ती। उस समय वेतन के लिए क्या जरूरत थी, गाय थी, भैंस थी, जिसके वजह से हम क्या करते थे, दूध बनाते थे, दूध से दही बनाते थे, आग जलाकर उसको डबका कर पी लेते थे। और एक मिट्टी आता था, लकड़ी को पीस कर उसको लोग खाता था, फल खाता था, टेंशन ही खत्म रहता था कुछ बनाने का। दूध खाओ, मक्खन खाओ, दही खाओ, और पता नहीं पहिल का जोरन क्या डाले होंगे, लेकिन वो लोग दही भी खाते थे, कहीं छाली डालकर दही बना दिए होंगे, इसके वजह से वो लोग दही बनाने लगे। अब समझो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर वहां पर लोग रहते थे। आबादी उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी जहां रहते थे बहुत बड़े पैमाने पर, और एक के पास 500-500, 600-600, 700-700 ऐसे जानवर हुआ करते थे। सबको वो अकेले हाँक लेते थे, मतलब चला लेते थे। कितने बड़े बहादुर होंगे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। जो 19वीं सदी में यूरोपीय ताकत थी, अफ्रीका के विशाल भूमि को देखकर, इसके खनिज भंडारों को देखकर इधर मुड़ गए थे। यूरोपीय लोग अफ्रीका के बागानी खेती करने, मतलब बाग में खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। कौन? अफ्रीका के लोग, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, और यहाँ लगाकर उसे यूरोप भेजा जा सके, इसलिए वो लोग अफ्रीका में चले गए। लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। यही दिक्कत थी, तनख्वाह पर काम ही नहीं करते थे। मजदूर की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए, फिर भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बात नहीं बनी, कुछ भी कर लिए नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिया गया, जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था, मतलब उसका भुगतान तभी किया जा सकता था। ये सोन भंडार में ये लोग हैं उधर, वहां से सोन खनिज मतलब खोद रहे हैं। भुगतान तभी कर सकते थे करदाता बागान जो कर देता था उसके बागान या खदानों में काम करता हो, तभी अपना कर माफ करवा सकते थे। कसतकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। नया कानून इसलिए बदला गया क्योंकि वास्तव में यह कर दिया गया कि परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, मतलब बाप की संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा कि तुम लेबर हो, लेबर का काम करो। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, और जो खदान कर्मी थे उसको बेड़ियों में, मतलब जेलों में बंद करके उनके खुलेआम
घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई और उसे कैद करके रखा जाता, काम कराया जाता, फिर कैद कर दिया जाता था। तब भी वहां रीडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। कौन सा? रीडरपेस्ट नामक एकदम विनाशकारी पशु रोग वहां पर फैल गया। अफ्रीका में रीडरपेस्ट नामक नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी थी वहां पे। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। कहां से? अब देखो, उस समय अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला करने का इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए, जो एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे उसका पेट भरने के लिए कहां से जानवर लाए गए? एशियाई देशों से जानवर लाए गए। एशिया का देश कौन सा था? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, ताइवान, तुर्की, काबुल, और उसके बाद से है कजाकिस्तान, मुस्लिमिस्तान, सऊदी अरबिया। यहां से लेकर जाया गया और वहां पर वो लोग खाते थे इसका मांस। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से लाए उन्हें जानवरों के जरिए यहां पहुंची थी। और जो एशिया से जानवर आयात निर्यात हो रही थी उससे भी वहां पर बीमारी फैल गया। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में, जो अमेरिका का पूर्वी हिस्सा है, उसके महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। और यह बीमारी जिसका नाम था, क्या नाम था? रीडरपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैलने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक, कहां पे? अटलांटिक महासागर है, तो अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंची। 5 साल बाद यह कैप अमेरिका का दूर दक्षिण हिस्सा तब भी पहुंच गया, वहां भी पहुंच गया। अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी सब जगह पहुंच गया। रीडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। और रीडरपेस्ट एक ऐसा बीमारी था कि अपने रास्ते में आने वाले 90% जानवरों को मौत की नींद सुला गया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए और वहां के जानवर खत्म तो सब खत्म। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकों को श्रम बाजार में ढालने के लिए वहां के बागान मालिकों, खदान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए और इनसे काम करवाने के लिए बचे खुचे जो थे उसको भी अपने नियंत्रण में लेकर कैद कर दिया गया। यूरोपीय औपनिवेशिकों को पूरे अफ्रीका को बचे खुचे पशु साधनों पर कब्जे से यूरोपीय औपनिवेशिकों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। किसको हाथ लग गया था? यूरोपीय औपनिवेशिक लोगों को एक बेहतरीन मौका हाथ में लगा था दूसरे इलाकों पर कब्जा करने का। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती थी। अब कुछ ऐसी ही कहानियां देखते हैं जिसके जीवाणुओं के वजह से लड़ा जाता था। अगले भाग में भारत से संबंधित श्रमिकों का जाना पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे कि भारत से लोग वहां पर कैसे गए, क्यों गए, क्या कारण था कि गए। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यूं ही हम मिलते रहेंगे अगले भाग में और अगले अध्याय में भी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।